पढ़ाते हैं हम यहाँ पर, रिसर्च रिसर्च करके पढ़ाते हैं। जय हिंद। मैं अपने इस वीडियो को 14 नवंबर के दिन पब्लिक कर रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज वही दिन है, इस दिन हमने पूरे भारत ने अपने एक बहुत ही महान गणतज्ञ को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खो दिया। इतिहास के पन्नों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो जिंदा थे तो उनकी कदर नहीं की गई, किसी ने पूछा नहीं कि वो कैसे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट क्या है मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं एक बहुत ही महान भारत के गणितज्ञ की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप दो अलग अलग तस्वीरें देखो। पहली जो तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये उसी महान गणितज्ञ की है जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपने करियर में एकदम टॉप पर थे। और दूसरी ये वो तस्वीर है जो भारत की गलियों में भटकते हुए उन्हें कहीं पर क्लिक किया गया था। जरा देखो आप दोनों में डिफरेंस देखो कि ये एक महान गणितज्ञ और उसकी हालत कहा क्या कर दी गई, क्या किस स्थिति में उन्हें लाया गया। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इनका नाम क्या है और ये कौन है। मैं जिस वैज्ञानिक के बारे में बात कर रहा हूं, ये जो जिनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम है वशिष्ठ नारायण। वशिष्ठ नारायण वशिष्ठ नारायण का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में एक गांव है बसंतपुर, बिहार के बसंतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि भोजपुर जिला बिहार में पहले स्थित था। जन्म की जो तारीख थी वो थी 2 अप्रैल 1946, यानी 2 अप्रैल 1946। इनके पिता एक कांस्टेबल थे, सिपाही थे, नाम था लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह। और माता का नाम लहसो देवी। एक सामान्य परिवार में जन्मे थे ये महान गणितज्ञ जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वशिष्ठ नारायण जी। वशिष्ठ नारायण का जन्म बिहार के बसंतपुर में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 2 अप्रैल 1946 को। पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, एक कांस्टेबल थे जिनका नाम था लाल बहादुर सिंह, माता का नाम था लहसो देवी। और आप सोच सकते हो बिहार के एक ऐसे जगह से आने वाला बच्चा, बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाला बच्चा क्या इतिहास रखता है वो मैं आपको बताता हूं। तो शुरुआत की जो इनकी प्रारंभिक पढ़ाई थी वशिष्ठ नारायण की, वो नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल में हुई थी। और नेतरहाट में एडमिशन पाना भी बहुत मुश्किल था। वो बच्चा अपने अपने कैपेसिटी के बल पे, अपनी क्षमता के बल पर नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन लेते हैं। और वहां पे वो प्राइमरी और सेकेंडरी का एजुकेशन वो अपना उन्होंने यहीं से कंप्लीट किया, इस नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल में। एक ऐसा स्कूल था जहां पे बच्चे रह करके पढ़ाई करते थे। यहाँ पे लिखा भी होगा रेसिडेंशियल स्कूल। रह करके वहां पर पढ़ाई करते थे, अपने बर्तन मांजना, अपने स्कूल की सफाई करना। मतलब रेसिडेंशियल स्कूल में पहले वो जो प्राचीन शिक्षा पद्धति होती थी जिसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति कहा जाता था, उसके बेस पर यह पूरा विद्यालय का जो पैटर्न था वो था। यहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और असीमित बुद्धि का परिचय उन्होंने यहां से देना शुरू किया। जब वो पढ़ रहे थे, उनके एक मित्र कहते हैं कि जब वो 5वीं क्लास में थे तो क्लास 12th के मैथमेटिक्स को सॉल्व करते थे। ठीक है, जब वो 12th तक पहुंचे तो ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स को सॉल्व करने लगे। वो उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी यही नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल में हुई थी। और इसके बाद वशिष्ठ नारायण जी ने एडमिशन लिया पटना साइंस कॉलेज में। और पटना साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा हिस्ट्री में अब तक कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं हुआ था जितना वशिष्ठ नारायण जी, जितना जिज्ञासु थे, जितना जानने वाले थे, जितना सीखने वाले थे। जब वे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो एक प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, और वो कोई क्वेश्चंस बोर्ड पे सॉल्व कर रहे थे। और वहां पे वशिष्ठ नारायण जी ने कहा कि सर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसको हम कई और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रोफेसर को लगा कि हो सकता है बच्चा मजाक कर रहा हो या फिर ऐसे ही उन्हें परेशान करने के लिए सब बातें बोल रहा हो। एक काम करो वशिष्ठ, आप ही आके बोर्ड पे लगा दो अगर आप कह रहे हो तो वहां पे वशिष्ठ नारायण जी ने उस मैथ के सवाल को सॉल्व ही नहीं किया, बल्कि उसे अलग अलग 16 अलग अलग तरीकों से उसे सॉल्व करके दिखाया। 16 अलग अलग मेथड लगा करके सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। और अपने सर से कहते भी हैं कि सर अगर थोड़ा बहुत और प्रयास किया जाए तो और भी कई मेथड निकल सकते हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही प्रोफेसर ने देखा कि बच्चा बहुत ज्यादा विद्वान है, अपने यूनिवर्सिटी के हेड के पास लेके जाते हैं। और जैसे यूनिवर्सिटी के हेड उन्हें देखते हैं कि बच्चा इतना ज्यादा जिज्ञासु है, इतना ज्यादा इसको पढ़ने की ललक है, तो पटना यूनिवर्सिटी को अपना नियम बदलना पड़ता है। उस समय बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, और बीएससी फर्स्ट ईयर में रहते हुए पहली बार पटना यूनिवर्सिटी के किसी विद्यार्थी को अनुमति दी गई कि तुम बीएससी ऑनर्स के 3rd ईयर के पेपर में अपीयर हो सकते हो। बिना यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के इन्होंने बीएससी ऑनर्स कंप्लीट किया। जो 3rd ईयर में जो बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं वो उन्होंने पहले ईयर में कंप्लीट कर लिया। और पटना यूनिवर्सिटी में ही मास्टर की जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिक्स प्रोफेसर जॉन एल कैली आए हुए थे पटना यूनिवर्सिटी में। और जब जॉन एल कैली को मिलाया जाता है वशिष्ठ नारायण जी से तो ये देख करके मतलब सोच में पड़ जाते हैं, इतना तेज और तर्रार बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है कि यहाँ पे बच्चे का आप समय बर्बाद कर रहे हो, इन्हें आप मेरे साथ भेजो। और ये जॉन एल कैली की जब एंट्री होती है वशिष्ठ नारायण जी की लाइफ में, तो ऐसे कहूं तो पूरा का पूरा वशिष्ठ नारायण का जीवन ये पलट के रख देते हैं। ये वशिष्ठ नारायण जी को अपने साथ लेकर के जाते हैं कैलिफोर्निया। और जॉन एल कैली वशिष्ठ नारायण जी की प्रतिभा को पहचानते हैं
और उस बच्चे को लेकर के वशिष्ठ नारायण जी को लेकर के चले जाते हैं अपने साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, और वहां पे लेके जाने के बाद अपने ही अंडर में उनको पीएचडी कराते हैं। ऐसे बहुत ढूंढ कर लाया हूं कि कैसे वशिष्ठ नारायण जी ने जॉन एल कैली के अंडर में अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करी। यहां पे देखो आपका लिखा भी होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वशिष्ठ नारायण सिंह, इनको पीएचडी की डिग्री मिली जॉन एल कैली की मदद से। और अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद वो वहां अमेरिका में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो काम करते हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में वो पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में भी वो मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में वो पढ़ाते हैं, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वहां से पढ़ाते हैं। और यही वो वशिष्ठ नारायण जी हैं जो वहां पे पूरी अपनी शिक्षा देने के बाद वहां पर एकदम टॉप पर थे वशिष्ठ नारायण जी। वशिष्ठ नारायण जी का वो स्वर्णिम काल था, एकदम टॉप पर थे वहां पे। और अचानक से होता यह है कि वशिष्ठ नारायण जी को किसी वजह से इंडिया आना पड़ता है। और वैसे एक कहानी ये भी बताई जाती है कि वशिष्ठ नारायण जी जॉन कैली की बेटी से शादी करना चाहते थे। जॉन कैली की बेटी से वशिष्ठ नारायण जी जॉन कैली की बेटी से शादी करना चाहते थे। ये कहानी है जो मैं रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। जॉन कैली की बेटी से शादी करना चाहते थे, इसी चक्कर में बिहार आते हैं, अपने गांव आते हैं और वहां के अपने माता पिता से कहते हैं कि मुझे इस चीज के लिए अनुमति दीजिए। घर वाले मानते नहीं है और जबरदस्ती वशिष्ठ नारायण जी की शादी 15 दिनों के अंदर फिक्स करके उनकी शादी करा दी जाती है। 15 दिनों के अंदर वशिष्ठ नारायण जी की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद इन्हें वो जो जिस फील्ड को ये खोज रहे थे, जिस जगह को ये खोज रहे थे, जिससे इनका लगाव था, धीरे धीरे वो दूर होने लगा और धीरे धीरे ये एक बीमारी के चपेट में आने लगे जिसको हम कहते हैं सिजोफ्रेनिया। आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा और यही वशिष्ठ नारायण जी हैं। और एक बात मैं भी बता दूं कि वशिष्ठ नारायण जी की शादी जिनसे हुई थी, ये शादी बहुत दिन नहीं चलती है, लगभग 4-5 सालों के बाद ही वो इनको छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे वो सिजोफ्रेनिया की चपेट में आ रहे थे। ये अमेरिका के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम भी करते हैं। यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने ये एज अ लेक्चरर काम करते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते थे। उसके बाद वशिष्ठ नारायण जी के बारे में एक बहुत फेमस कहानी, जो ये कहा जाता है कि जब अपोलो मिशन नासा लॉन्च कर रहा था, ये अपोलो वही मिशन है जिसमें इंसान को स्पेस में भेजा गया था। कहा जाता है कि जब नासा के 31 कंप्यूटर फेल हो गए थे तो वशिष्ठ नारायण जी बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे कि आखिर रिजल्ट क्या होगा, और जब कंप्यूटर ठीक हुए तो वशिष्ठ नारायण जी का कैलकुलेशन नासा के कंप्यूटर से मैच करता है। तो वशिष्ठ नारायण जी जो बिहार के छोटे से गांव से निकलते हैं और अमेरिका के नासा के कंप्यूटर फेल होने के बाद भी अपने कैलकुलेशन को जारी रखते हैं, और नासा के जब कंप्यूटर ठीक हुए तो पता चला कि वशिष्ठ नारायण जी का जो कैलकुलेशन है वो सेम था। वशिष्ठ नारायण जी ने नासा में भी काम किया। और वशिष्ठ नारायण जी सोशल मीडिया में तब बहुत ज्यादा छा गए, ये इंटरनेट पे हर जगह दिखने लगे, न्यूज चैनल में की बातें तब होने लगी जब इन्होंने आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज किया। जिस थ्योरी को आप कहते हैं इक्वल एमसी स्क्वायर, ये उन्होंने चैलेंज किया था। वशिष्ठ नारायण जी ने चैलेंज किया कि इक्वल एमसी स्क्वायर में कुछ गलती है, कोई कमी है। और आज वशिष्ठ नारायण जी का वो जो इन्होंने शोध लिखा था, वो शोध उपस्थित नहीं है कि हम क्लेम कर पाए कि इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन वास्तव में ये उस लेवल तक के सोचते थे, उस लेवल तक की चीजों को ये करते थे। अमेरिका में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, अमेरिका के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में पढ़ाने के बाद, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद, नासा में काम करने के बाद ये इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया आने के बाद भी अपना पढ़ाना नहीं छोड़ते, वो आईआईटी कानपुर में पढ़ाते हैं। आईआईटी कानपुर में काफी दिनों तक काम किया। आईआईटी कानपुर के अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में इन्होंने काम किया। इसके बाद इन्होंने आईएसआई कोलकाता में काम किया। लगभग भारत के भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर भी इन्होंने पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद हुआ क्या, कुछ समय बाद जैसे ही भारत आए, थोड़ी बहुत बीमारी के शिकार वो वहां पर भी थे, हल्के फुल्के चपेट उनको आ चुके थे पहले अमेरिका में ही। और उसके बाद जब इंडिया आते हैं तो इंडिया आने के बाद इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं सिजोफ्रेनिया। यहाँ पे लिखा होगा सिजोफ्रेनिया। ये सिजोफ्रेनिया एक तरीके की ऐसी बीमारी है कि इसमें इंसान धीरे धीरे अपने मेंटल हेल्थ को खोने लगता है, अपने आप बड़बड़ाने लगता है, उसको वो आवाजें सुनाई देती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो सारी चीजें उसे दिखाई देने लगती हैं जो होती ही नहीं है। तो ये इस बीमारी के चपेट में आ गए, सिजोफ्रेनिया के चपेट में। आप सोचो, जब वो इस भयंकर बीमारी के चपेट में आ गए तो शुरुआती दौर में, क्योंकि वो आईआईटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आईएसआई बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके थे और भारत का विदेशों में बहुत ज्यादा नाम कर चुके थे, तो शुरुआती दौर में पॉलिटिक्स ने उन्हें सपोर्ट किया। उन्हें एक अस्पताल में, कई बड़े बड़े अस्पतालों में उन्हें दिखाया भी गया, वहां पर उनका इलाज चला। और उनके भतीजों का कहना यह है कि जब वो उनका इलाज हो रहा था अस्पताल में, तो अस्पताल का जो खर्चा था वो गवर्नमेंट पे कर रही थी। गवर्नमेंट बदली
और गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब हमारे पास पैसे नहीं है इनके इलाज के लिए, अब इन्हें आप ले जाओ। तो जो हॉस्पिटल था, उनके भतीजे के अनुसार जो हॉस्पिटल था, वो उनसे पैसे वसूल करने के लिए परिवार वालों पे फोर्स करने लगा। परिवार वालों ने पैसा भरा भी, लेकिन पैसे भरवाने के चक्कर में उनके भतीजे ये कह रहे कि उनको शॉक दे करके उनकी बीमारी को और गंभीर बना दिया गया। आप सोच सकते हो कि बिहार का वो लाल जो भारत का इतना ऊंचा नाम करके आया, विदेश में नासा में काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़ाया, कैलिफोर्निया में पढ़ाया, बर्कले में पढ़ाया, आईआईटी में पढ़ाया, टीफर में पढ़ाया, आईएसआई में पढ़ाया, क्या उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे अपने पास? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते थे उनका इलाज करवा सके? ये सिजोफ्रेनिया के शुरुआती दौर में इसका इलाज किया जा सकता है, काफी हद तक इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। हमारे पास नेताओं ने हाथ उठा दिए भाई कि हमारे पास पैसे नहीं है इनके इलाज के लिए। जरा सोच के देखो अब क्या स्थिति होगी। कोई बच्चा पढ़ रहा है बचपन से, बिहार के एक छोटे से गांव से निकल रहा है, वो अमेरिका के एक बहुत बड़े टॉप लेवल पर पहुंच जाता है, नासा में काम करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाता है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। उसके बाद आप कहते हो कि उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। नेताओं की रैलियों के लिए पैसे हैं, बड़े बड़े कामों को, जो फालतू काम है जो लोग करते हैं उनके लिए पैसे आप दे देते हो। रोड खराब होता है, एक ही रोड को 4 बार बनाने के लिए आप पैसे दे देते हो, और भारत के इस महान गणितज्ञ को बचाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। क्या क्या बात है ये? क्या ये हम ऐसे विश्व गुरु बनने वाले हैं? अपने उन महान विभूतियों को खो करके हम क्या बनने वाले हैं? जरा सवाल करिएगा आप अपने आप से। उसके बाद क्या हुआ, इस बीमारी के चपेट में जब ज्यादा आ गए तो ट्रेन से ये कहीं जा रहे थे, एक बार ये ट्रेन से सफर कर रहे थे और ट्रेन सफर करने के दौरान अचानक ये ट्रेन से गायब हो गए। इनका मेंटल हालत ठीक नहीं था, तो अचानक ट्रेन से गायब हो गए। और ये बात है 1989 की। 1989 में ये पुणे से गायब हुए, पुणे की जर्नी से, पुणे जा रहे थे, वहां की जर्नी से गायब हो गए। और उसके बाद 1993 में लगभग 4 सालों बाद इन्हें पटना के पास में छपरा में इन्हें पाया गया। वो जगह था डोरीगंज छपरा के पास इन्हें पाया गया। ये वो महान व्यक्तित्व, वो महान गणितज्ञ, वो महान वैज्ञानिक आप कह सकते हो, वो महान भारत के लाल जिन्होंने पूरे अमेरिका में अपना डंका बजवाया, उनकी हालत आप देखो। तरस आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। किसे शर्म आनी चाहिए भाई? हमें शर्म आनी चाहिए। क्या हालत, क्या हम इनका इलाज नहीं करवा सकते थे? क्या क्या नहीं था अपने पास? भारत को महान हम ऐसे बनाने वाले हैं। आप देखो, ये जब पढ़ाई कर रहे थे, जब इनका करियर पीक पे था, तब की ये तस्वीर है। और आप देखो जब ये इंडिया आए, यूनिवर्सिटी, जब ये अमेरिका से इंडिया आए और इंडिया आने के बाद रेलवे स्टेशन पे जब गायब हो गए, कम से कम खोजना तो चाहिए था। बहुत खोजा लोगों ने, मेंटल हालत का इलाज करवा देते तो नौबत नहीं आती। आप देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये कूड़ा करकट बीनते हुए इन्हें पकड़ा गया था वहां से। क्या है ये स्थिति हम बनाते हैं अपने देश के विद्वानों की, ये स्थिति हम कर देते हैं। कोई ये कहता है कि मैं भारत को आगे लेके जाऊंगा, भारत को नोबेल प्राइज दिलाऊंगा, और आप उसे कूड़े के करकट में फेंक देते हो। मैं गुस्सा हूं थोड़ा सा अंदर से, क्योंकि जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था इनके साथ। क्यों हुआ इनके साथ? जिम्मेदार कौन है? ये नाचने गाने वाली पीढ़ियां डिसाइड करेंगी कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। आप किन्हें लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हो? तो वहां पे ये रेलवे स्टेशन पर इन्हें पाया गया, इस हालत में पाया गया। देखने पे आंसू छूट जाएंगे आपके। भाई ये वो थे वशिष्ठ नारायण जी, ये थे। हालत क्या बना दी गई? ये बना दी गई। कम से कम इलाज करवा दिया होता, अच्छे हो गए होते, भारत को नोबेल प्राइज दिलवा सकते थे। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने अल्बर्ट आइंस्टीन को चुनौती दी, जिसे पूरी दुनिया कहती है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है, इनके सबसे फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज किया था इन्होंने, और ये उसे गलत भी कर देते अगर इनकी थीसिस चोरी नहीं हुई होती। बहुत छला गया इन्हें बचपन से ही। क्या ही कहूं मैं, निःशब्द हूं। अब आइए मैं दिखाता हूं कि सिस्टम की नाकामी क्या है। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी वजह से इन्हें ऐसा हुआ। ये देखिए, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 तस्वीरें हैं अभी आपके सामने। एक ये मैथमेटिशियन है जो अमेरिका के हैं, और ये एक मैथमेटिशियन है जो इंडिया के हैं। जरा कंपैरिजन कर लो आप, क्या हालत बनाते हैं। अमेरिका में ज्ञान की पूजा की जाती है, और आप विश्व गुरु की बात करते हो, और आप अपने मैथमेटिशियन को, अपने वैज्ञानिकों को, अपने महान विभूतियों को कैसे रखते हो। ये देखो जरा। और ये भी सेम टाइम के ये है मैथमेटिशियन, इनका नाम है प्रोफेसर जॉन नेस। प्रोफेसर जॉन नेस ये अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं। ये भी सेम बीमारी से पीड़ित है, सिजोफ्रेनिया से। सेम मेंटल हेल्थ इनका भी था, सेम फील्ड इनका भी था, लेकिन अमेरिका ने इन्हें बचा करके रखा। और बचा के रखने से फायदा क्या हुआ अमेरिका को? आप देखो कब से थे ये। 13 जून 1928 में इनका जन्म हुआ था,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएस में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2015 में। थोड़े सीनियर थे वशिष्ठ नारायण से। और आप देखो इन्होंने अवार्ड क्या क्या जीते भाई। मेन आप देखो यहाँ पे नोबेल प्राइज लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स का। भाई वशिष्ठ नारायण जी क्या इनके मेंटल लेवल से ऊपर के थे? बिल्कुल थे। अमेरिका ने इन्हें बचा के रखा, जॉन नेस को, और इन्होंने अमेरिका को नोबेल प्राइज दिलवाया। तो क्या आप इन्हें अगर बचा के रखते, इनका इलाज आप करवा देते, तो क्या ये नोबेल प्राइज भारत के लिए नहीं ला सकते थे? अरे भाई जब इन्हें बचा करके अमेरिका ने रखा और ये उस लेवल के मैथमेटिशियन थे, ये अमेरिका को इन्होंने नोबेल प्राइज दिलवाया। भाई नोबेल प्राइज दिलवाया अमेरिका को, इनका इलाज करवाया अमेरिका ने, इनके स्टूडेंट्स ने इन्हें अच्छे से रखा, अच्छा व्यवहार किया, इनका मेंटल हेल्थ ठीक हो गया। लेकिन वहीं पर वशिष्ठ नारायण जी अपने भारत में थे भाई, भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे। पहले इन्होंने भारत का बहुत नाम कर दिया था, उसके बाद भी ये ऐसे पड़े हुए हैं, तो शर्म किसे करना चाहिए? हमें करना चाहिए, आपको करना चाहिए। शर्म वाली बात है। एक देश अमेरिका अमेरिका क्यों है आज? आज क्यों अमेरिका अमेरिका है? क्योंकि वो ज्ञान की पूजा करता है। और हम क्या करते हैं? जो हमारे देश को आगे बढ़ाकर लेके जाने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम कहते हैं कि तुम पागल बन जाओ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका इलाज कराया जा सकता था शुरुआती दौर में, ये ठीक भी हो सकते थे, लेकिन नहीं कराया गया, नहीं कराया गया। आप देखिए, ये है वशिष्ठ नारायण जी, ये है वशिष्ठ नारायण जी, ये उनकी माता है वशिष्ठ नारायण जी की। और ये तस्वीरें तो मैं दो आपको पहले ही दिखा चुका हूं। ये वशिष्ठ नारायण जी की माता जी हैं, और ये वशिष्ठ नारायण जी जब कर रहे थे तब की उनकी तस्वीरें, जब पीएचडी कर रहे थे, अपने करियर के पीक पर थे। और ये जब क्या कहूं मैं, निशब्द हो जा रहा हूं इनके बारे में बात करते करते। और वशिष्ठ नारायण जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी बात की जिसपे पूरे भारतवर्ष को शर्म आनी चाहिए। जब इनका डेथ हुआ पटना में, पटना मेडिकल कॉलेज में, तो इनकी बॉडी को स्ट्रेचर पर लिटा करके ऐसे बाहर कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि कोई एक पागल इंसान की डेथ हुआ है। भाई इन्होंने भारत का वर्ल्ड लेवल पर नाम किया, इसके बावजूद ऐसे महान विभूति के लाश को, इनके महान विभूति के शरीर को आप बाहर ऐसे स्ट्रेचर पर लिटा देते हो, और लगभग 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते हैं वो। इनके भाई, वो वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल भी हुआ था। अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो ये रिकॉल नहीं होता कि वशिष्ठ नारायण जी का अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद पता चला कि वाकई में हाँ वशिष्ठ नारायण जी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एंट्री करती हैं कि भाई वशिष्ठ नारायण जी का क्रेडिट ले लिया जाए, आते हैं। उसके बाद राजकीय पुरस्कार के साथ इन्हें विदाई दी जाती है। पॉलिटिक्स वहां पर भी खेलती है। इनके भतीजे कहते हैं कि जब एम्बुलेंस में इनकी लाश को लेकर के जाया जा रहा था, इनके शरीर को लेकर, पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा था, तब नेता आपस में लड़ रहे थे। भाई नेता लड़ रहे थे एक दूसरे से कि किसी तरीके से मुझे क्रेडिट मिल जाए, किसी तरीके से मुझे क्रेडिट मिल जाए। अब शर्म करने वाली बात है, जब आप इनका इलाज नहीं करवा पाए तो क्रेडिट लेने का हक किसको बनता है? शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि इनकी बॉडी को 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। शर्म आनी चाहिए इस बात पे। जब मैंने इनके जीवन के बारे में पढ़ा, सारी चीजें देखी, वैसे आप रिसर्च करोगे थोड़ा बहुत, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे इनके बारे में। मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि हमें अब अपने ज्ञान को समेट के रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें सम्मान करने की जरूरत है अपने भारत के महान विभूतियों की। वे लोग जो भारत को महान बना सकते हैं, हमें उनका सम्मान करना है। आज हालत देखो, क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा पीछे बैठ के कहता है कि ये कौन है? भाई एक बच्चा अपने शिक्षक के सम्मान नहीं कर सकता है। ये पीढ़ी क्या भारत को आगे बढ़ाएगी? भाई ये पीढ़ी रील में घुसी हुई पीढ़ी है, नाचने गाने वालों की पीढ़ियां बनती जा रही है। किस हिसाब से आप भारत को विश्वगुरु बनाएंगे? डॉक्टर कलाम ने भी एक सपना देखा था, उन्होंने एक किताब लिखा था, इंडिया 2020। इंडिया 2020 के नाम से उन्होंने एक किताब लिखा था। उन्होंने उन सारे मेथड के बारे में बताया था कि भारत 2020 तक कैसे विकसित हो सकता है। और आज हमें सपना दिखाया जा रहा है कि 2047 का इंतजार करो भाई, तब हमारा भारत विकसित होगा। अरे जब भारत में आप नॉलेज नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, भारत को आप शिक्षित नहीं करना चाह रहे हो, तो भारत को आप विश्वगुरु कैसे बनाने वाले हो? बताओगे? ये नाच नाच के बच्चे भारत का विश्वगुरु बनाने वाले हैं, भारत को भविष्य तय करने वाले हैं। अब जरा सोच करके देखो, हमारे पूरे भारत के लोग मिलकर के, पूरे भारत का इंटेलिजेंस मिलकर के इसरो बनाता है, और वहीं अमेरिका का एक नॉर्मल इंसान, एक बिजनेसमैन हमसे बड़ा स्पेस एजेंसी खड़ा कर लेता है। कैसे कर लेता है? जो बच्चे आज आप जिन बच्चों को आप फोर्स करते हो कि आईआईटी जाओ, नीट जाओ, वही बच्चा जब आईआईटी से पढ़ के निकलता है, इंडिया में काम क्यों नहीं करता है? वो बाहर क्यों जाता है? जब आप उसे बेहतर बनाते हो तो आप अपने देश में रख के आप उसे काम करवाने की कैपेसिटी रखो। दूसरे देश में भेजते वो काम करने जाते हैं, वो दूसरा देश विकसित होगा कि हम हमारे पास क्या है, कुछ पैसे आएंगे, इनकम टैक्स के जरिए मिल जाएंगे, और क्या होगा? तो बहुत जरूरी है, बहुत समझने वाली बात है। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि भाई आप
वो ऐसे लोगों का सम्मान करिए, ऐसे लोगों को आप मानिए, ऐसे लोगों के लिए आप चाहिए तो स्कीमें निकाल दीजिए भाई, कि हम अपने महान विभूतियों का सम्मान बचा के रख पाए, हम समझ पाए कि हमें अपने जनरेशन को किस फील्ड में लेकर के जाना है। यहां तो हर कोई अपने में पड़ा हुआ है। मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हो, तो लगनी चाहिए आपको। आपको वशिष्ठ नारायण जैसे महान वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा अंदर से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। भारत के पास जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब तो हम ये कह सकते थे भाई अंग्रेजों ने हमें बहुत मारा, हमें पढ़ने नहीं दिया। आज तो आप आजाद हो, क्या कमी है? कहां से आपको सोर्स नहीं मिल रहा है, फिर भी बुद्धि नहीं बढ़ रही है। बच्चे 24 घंटे फोन में लगे पड़े हैं, स्कूल मैनेजमेंट कोचिंग संस्थान पागल पड़े हैं। क्या होगा, क्या होगा? यही होगा, धीरे धीरे 2047 बीतेगा, 2080 बीतेगा, फिर कहेंगे भाई ये जो लोग हैं, ये जो आसपास की चीजें हैं, आपको प्राउड फील कराते रहेंगे, प्राउड फील कराते रहेंगे। अभी इस साल नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ है, कितने भारतीय थे उसमें आप बताओ? आप बताओ। अब आप ये मत कहने कि नोबेल प्राइज भाई वो विदेशियों का पुरस्कार है, हम क्या करेंगे लेके। आप समझो इस बात को, बहुत समझने की जरूरत है। अगर आप कोई विद्यार्थी हो, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो समझना मैं क्या कह रहा हूं। हमें सिर्फ अपना भविष्य नहीं बचाना, हमें भारतवर्ष का भविष्य बचाना है, हिंदुस्तान का भविष्य बचाना है। आप तभी पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे टॉप पे आ सकते हो जब आप एजुकेशन में आगे हो। और यहां पे एजुकेशन का क्या हाल कर दिया जा रहा है, क्या ही कहूं, मैं निशब्द हो जाता हूं। वशिष्ठ नारायण जी जब अपने आखिरी समय में थे, तब भी उनके हाथ में ऐसे पेंसिल और पेन पकड़ के वो रखते थे। बताते हैं लोग, उनके घर के लोग, कि जब कोई उनसे मिलने जाता था वशिष्ठ नारायण जी के पास, तो लोग पूछते थे कि क्या ऐसा करें कि वशिष्ठ नारायण जी हमसे बात करें। तो कहना पड़ता था कि वशिष्ठ नारायण जी के पास आप कापी और कलम लेके जाइएगा। पूरी दुनिया का खजाना उनके सामने कम था। वो हमेशा हमेशा जैसे मन में सोचते रहते थे आइंस्टीन गॉस, क्योंकि वो आइंस्टीन और गॉस की थ्योरी को उन्होंने चैलेंज किया। हमें सम्मान करना चाहिए इस महान विभूति का। तो ठीक है, मैं क्योंकि काफी मैंने आपसे कह दिया, बस मैं लास्ट तक यही कहूंगा कि वशिष्ठ नारायण जी जैसा हाल अब भारत में किसी और वैज्ञानिक का ना हो। हमें और आपको बहुत समझने की जरूरत है। अगर भारत को आप वाकई विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहते हो, तो आपको एजुकेशन में फोकस करना होगा। जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हो, आपको बहुत जरूरत है इन छोटी छोटी बातों को समझने के लिए। तो कोचिंग संस्थाओं के बहकाव में आकर के सिर्फ आईआईटी और नीट के चक्कर में मत पड़ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, अंत तक आपने वीडियो को देखा। जय हिंद, जय भारत।